Hello students, today we are going to study 8th class social science chapter 3. So in previous lectures we have completed chapter 1 and chapter 2 with exercise. So today we have to do the chapter 3, establishment of British rule in India. So let's start. Trade war and struggle for territories. Against the backdrop of fragmentation and division of India into several localized centers of power, we see the entry of new element. British merchants oust from their erstwhile colonies in the New World America and ingloriously ejected from the Dutch East Indies, and the frustrated British trader turned their attention to the subcontinent, where the East India Company finally established a beachhead at Calcutta. Thus, an unknown new element had been introduced in the political arena of India, one that was to have far-reaching consequences. The British did nothing in haste; they proceeded cautiously, gaining familiarity with their new environment. Within the next 20 years, a large part of the country came under the direct control of the British East India Trading Company. At the same time, similar trading company of other European countries, Portugal, Holland, British, France, and Denmark had established their centers in different part of India. But in time, the British either forces of them all out or confined them to tiny isolated pocket of territories such as Portuguese in गोवा. सो यहाँ पे अपन को बता रहे हैं कि जो इंडिया में जो छोटे छोटे टुकड़ों में इंडिया टूट गया था, कब? जब मुग़ल लोगों के कमज़ोर होने के बाद, ख़ास तौर पे औरंगज़ेब की डेथ के बाद, तो इंडिया में बहुत सारे पावर जो थी वो इंडिया में आके कब्ज़ा करना चाहती थी. उनमें से एक था ब्रिटिश, जो कि बहुत जगह से पहली बात इन ब्रिटिशों को भगाया गया. पहली बात, ये सबसे पहले इनको न्यू वर्ल्ड कहते हैं जो अमेरिका, उस टाइम वहाँ से भगाया गया. इसके बाद इनको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग जगह से निकाल दिया. फिर ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होके इंडिया की तरफ आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये फाइनली इंडिया की तरफ आए. ठीक है. फिर इनने इंडिया के पूरे धीरे धीरे आए थे ये लोग व्यापार करने के लिए, फिर धीरे धीरे इंडिया के पॉलिटिक्स में घुस गए. फिर किसी को नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव बन के रह जाएगा. तो धीरे धीरे लोग जब आए तो इनने कोई भी जल्दबाजी नहीं करी, धीरे धीरे इनने अपना पैर जमाए पूरे इंडिया में. ठीक है. ये जो 20 साल में इनने शुरू में अपना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, मतलब इनने एक कंपनी बना ली थी. बहुत सारे छोटे छोटे मर्चेंट थे, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन ने मिलके एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो उसका हेड कौन था? उसको वहाँ पे पहले ये लोग खुद ही हेड थे, इसके सब लोग मिलके इसके हेड होते थे, सबके थोड़ा थोड़ा परसेंट सबका होता था. ठीक है. तो ये लोग मिलके एक जगह जाके वहाँ पे व्यापार करते थे. फिर धीरे धीरे ये लोग व्यापार के साथ साथ ये लोग पॉलिटिक्स में भी घुसने लगे उस जगह में. तो इनने कोई भी जल्दबाजी नहीं करी, धीरे धीरे इनने सब जगह कंट्रोल करा, अपनी कंपनी बनाई. और इन लोगों ने इनको देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया में और आ गई, जैसे कि पोर्तुगीज़ आ गई, हॉलैंड पहले पोर्तुगल तो पहले ही आ गए थे, मगर अपनी कंपनी बना के आ गए कि अब यहाँ पे हम व्यापार करेंगे. हॉलैंड आ गया और ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, डेनमार्क आ गया. ठीक है. सबसे पहले पोर्तुगल से आया, यूरोप से बहुत सारी कंट्री आई. कौन आई? सबसे पहले पोर्तुगल आया, फिर हॉलैंड आया, ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, डेनमार्क आया. इनने भी अपने अपने अलग अलग पार्ट्स में कब्ज़ा किया और अलग अलग जगह पे छोटे छोटे एरिया बना दिए. मगर इनको धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने, जो भी बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ आई थी, इनको कन्फाइन कर दिया. कन्फाइन मतलब इनको छोटा सा राज में दबा दबा के इनको छोटे छोटे से जगह पे तब्दील कर दिया, जो कि आए बड़ी जगह पे कब्ज़ा करने के लिए थे. मगर इंग्लिश की पावर इतनी ज़्यादा थी, ब्रिटिश की पावर इतनी ज़्यादा थी कि इन लोग को कन्फाइन करके छोटी छोटी जगह पे रख दिया. उनमें से जैसे कि एग्जांपल है, पोर्तुगीज़ लोगों को इतना बड़ी पावर थी इंडिया में. सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, इनने बहुत टाइम तक अकेला राज किया. मगर जब ब्रिटिश लोग आए, इनके सामने कमज़ोर पड़ गए और फिर गोवा तक सीमित रह गए. और बाकी पूरे इंडिया पे कौन राज करता था? पूरे इंडिया पे ब्रिटिश राज करते थे. तो अपन देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा राज कब कब हुआ. तो यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया. अपन यूरोप की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैप पे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है. इन कॉन्टिनेंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है. सो कुछ अमेरिका है, कुछ यूरोप है और कुछ एशिया है. सो इन सब का डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा कि ये सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं. तो अपन इंडिया का में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है. तो ये यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया में आके सेटल होना चाहता था. इसी में आता है ब्रिटेन भी आता है, पोर्तुगीज़ भी आता है, डच भी आता है. तो अपन इसमें से पढ़ रहे हैं क्या? यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया.
तो सबसे पहला क्या है, पोर्तुगीज़। सो पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सो इन 1502 CE 2 fleet were dispatched, one under Vasco da Gama and another under Estavio da Gama, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय अल्फोंसो डी अल्बुकर्की इन 1503। अल्फोंसो वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन द ईस्ट। ही सक्सीडेड अल्मेडा द फर्स्ट गवर्नर in 1509 and captured Goa in 1510 CE from the Bijapur ruler. Goa, which was Portuguese controlled for nearly 4.5 centuries, became the center for their commercial and political power in India. The success of Portuguese trader in India triggered a race among the other European power for the share in the rich trade. In due course, the Portuguese were forced to surrender their monopoly to the Indian trade to their rival after a series of fierce war. So क्या हुआ इस समय में, क्या हुआ कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया, वास्को डी गामा आया। कब आया था वास्को डी गामा? 1498 में, ठीक है, इंडिया आया। तो इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आया और इसने तो पहले ढूंढने आया था, घूमने आया था। इसने सुना इंडिया के बारे में बहुत कुछ था, तो ये देखने आया था कि इंडिया में क्या क्या है। फिर ये अपने साथ कुछ मसाले भर के ले गया, जो कि उसके यहाँ वापस जाके जब उसने अपने यहाँ बेचा, पोर्तुगीज़ में जाके उसने जब बेचा पोर्तुगल में, तो वहाँ जाके बेचा तो उसके दुगने तिगने और 10 गुने दाम में तक उसने बेचा उसी मसालों को यहाँ से ले जाके वहाँ पे। तो इसको समझ में आया कि इंडिया में खूब मसाले का व्यापार करा जा सकता है। तो ये फिर अपने वापस आया और अलग अलग इसके जो फिर टीम से लोग आए। जैसे फिर इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया अल्फोंसो दी अल्बुकर्की आया। ये कब आया था? 1503 में आया था। तो ये जो था, ये अल्फोंसो जो था, ये सबसे बड़ा माना जाता है। इसने ही सबसे बड़ा पोर्तुगीज़ का एम्पायर फैलाया पूरे इंडिया में, ठीक है। सो इनने फिर क्या किया, 1510 में गोवा पे कब्ज़ा कर लिया और गोवा को बीजापुर के राजा से छुड़ा लिया, ठीक है। इनने इंडिया पे कुछ नियरली 4.5 सेंचुरी तक राज किया, 4.5 सेंचुरी तक। 4.5 सेंचुरी कितनी होती है? 4.5 सेंचुरी बोलेंगे तो ठीक है, इतने साल तक इंडिया में राज किया, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में यही गए इंडिया से, ठीक है। इन्हें 4.5 सेंचुरी तक इंडिया में राज किया। बिकेम द सेंट्रल ऑफ द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। और ये पॉलिटिकल पावर और कमर्शियल पावर भी बन गए थे, बिजनेस भी करते थे और पॉलिटिक्स में भी घुस गए थे इंडिया की। फिर क्या हुआ, इनको देखते हुए, इनके सक्सेस को देखते हुए जब यूरोप की दूसरी कंट्रियों ने पोर्तुगल को देखा और बोला कि ये इतने कैसे बढ़े, फिर उनको समझ में आया कि यहाँ की एक बहुत बड़ी ये लोग इंडिया से व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से सस्ते दाम में सामान लाते हैं, यहाँ बेचते हैं। तो सबकी होड़ चालू हो गई इंडिया की तरफ आने की। तो धीरे धीरे इनने अपना क्या बोलते हैं इंडिया में पेड़ जमाए। उसके बाद जब इंग्लिश लोग, मतलब जो अपन कहते हैं ब्रिटिश लोग, इंडिया आए और उन लोगों ने इनको दबा दिया और इनने अपनी मोनोपोली को सरेंडर कर दिया उनके सामने। अलग अलग वॉर में अपन देखेंगे कौन से वॉर हुए थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं डच के बारे में। So Dutch, the first attack upon the Portuguese monopoly for the eastern trade came after the Dutch. They formed the United East India Company in 1602, which was granted the right to carry on trade and wage war, to acquire territories and build fortresses. They first conquered Java, then fought a settlement at Tranquebar in Tanjore district in 1620, and one at Serampore in Bengal. The Dutch effectively checked the British competition in the Malaya archipelago in 1623 CE and drove them out. The British now concentrated on India. The Dutch were mainly interested in the spices island in Indonesia. They established their hold and sold their Indian settlement to the British in 1845. So जो डच थे ये आए 100 साल बाद, किसके? पोर्तुगीज़ के 10 साल बाद, 100 साल बाद आए। क्योंकि इसके बाद इनको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे इंडिया में व्यापार करा जा सकता है। तो इनने कब अपनी कंपनी बनाई, इनने भी एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ के मर्चेंट लोगों ने, डच जो अपन बोलते हैं, तो डच मतलब क्या होता है, ये है आज का नीदरलैंड, जो कंपनी का कंट्री का नाम है, आपने सुना होगा नीदरलैंड। ये इस कंट्री के लोगों को डच बोलते हैं, ठीक है। सो नीदरलैंड के जो लोग हैं उस ज़माने में उनको द डच बोलते थे। तो इनने एक कंपनी बनाई, इसका नाम रखा इनने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1602 में इसकी गठन करा इनने। फिर इसके बाद इनने इंडिया में आके बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा किया और
फोर्ट्रेसेस बनाए। फोर्ट्रेसेस मतलब जो किले बनाते हैं, किले बनाए, ठीक है। इन्हें सबसे पहले जावा पे कब्जा किया। जावा मतलब इंडोनेशिया वाला जो एरिया है। उसके बाद तंजूर डिस्ट्रिक्ट में, आज जो तमिलनाडु में है, 1620 में। फिर सीरमपुर में, बंगाल में, ठीक है। इसने ब्रिटिश की भी कुछ कुछ आर्कीपेलागो होते हैं। ये आर्कीपेलागो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, उनके जो समूह होते हैं, मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं तो उसको अपन कंबाइनली बोलते हैं आर्कीपेलागो। सो मलाया आर्कीपेलागो में भी ब्रिटिश लोग थे और उनसे भी इनने अच्छी लड़ाई लड़ के उनको भी वहाँ से भगा दिया, ठीक है। अब जो ब्रिटिश इंडिया में आए तो इनने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। और इनका जो इंटरेस्ट था, मतलब डच लोग कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते थे, वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे। तो उनका जो व्यापार, जो स्पाइसेस के लिए वो लोग इंडिया में आना चाहते थे, मगर इनको यहाँ से जब भगा दिया तो ये लोग फिर इनने बोला कि अंग्रेज़ से इनने ट्रीटी साइन कर ली, समझौता कर लिया, और उनसे बोला कि हम इंडोनेशिया चले जाएंगे, वहाँ पे भी स्पाइसेस मिलते हैं और आप यहाँ पे यहाँ राज कर लो। तो इन दोनों की जब लड़ाई हुई तो इनने यहाँ पे सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश को सारे एरिया सौंप दिया 1845 में। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी। अभी अपन पढ़ते हैं क्या हुआ था। द क्वेस्ट ऑफ वेल्थ एंड पावर ब्रॉट द ब्रिटिश टू इंडियन शोर। द ग्रुप ऑफ मर्चेंट वॉज ग्रांटेड अ चार्टर बाय Queen Elizabeth I to trade in the East for the period of 15 years. The company began its trading activity at the port of Surat. Indian ruler enthusiastically accommodated the newcomer in the hope of pitting them against the Portuguese. The company defeated the Portuguese on the Sea of Surat in 1612 and thus revealed its naval strength. An imperial farman from Jahangir allowed the company to set up a permanent factory at Surat in 1630. 2 years later, the British ambassador to the Mughal court, Sir Thomas Roe, managed to obtain right to trade in Gujarat. Jahangir granted them permission to trade in his territory at Surat on the west coast and Hooghly on the east. This and other locations on the peninsula became center for international trades and spices, cotton, sugar and raw silk, saltpeter, etc. The East India Company trade was built on the sophisticated Indian economy. So जो ब्रिटिश लोग थे, ये जब इंडिया में आए तो इन लोगों के इंडिया का पूरा पावर और ये लोग जितना भी इनका वेल्थ था वो सब इंडिया के ऊपर ये लोग झोंकने को तैयार थे कि ये इंडिया पे इनको कब्जा करना है, मगर इन सब से, ठीक है। सो इनके जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, एक बिज़नेस का एक अपना बिजनेसमैनों का जो समूह ग्रुप बनाया जिसका ईस्ट इंडियन कंपनी नाम दिया। उसको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको इजाज़त दी। पहली बात, जब आप एक राजा के अंदर रहते हो तो आपको हर चीज़ की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इनने भी, क्वीन एलिजाबेथ ने भी 15 साल के लिए इनको परमिशन दे दिया कि आप लोग फुल बिना किसी की छेड़छाड़ के आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो इनने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। कहाँ से? सूरत में। सूरत के पोर्ट से इनने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी। सबसे पहले ये लोग कहाँ आए थे? सूरत में आए थे, ठीक है। और इनने धीरे धीरे आके अलग अलग जगह इनने कब्ज़ा करके अपना राज करना चालू कर दिया। और इनने देखा कि पोर्तुगीज़ लोगों को, वहाँ के जो इंडियन राजा लोग थे, उन लोगों ने बहुत जगह दे के रखी थी और इनको बढ़िया रखा था। और जब द कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज़, फिर क्या हुआ, जब पोर्तुगीज़ जो लोग थे इनको समुद्र में एक वॉर में कंपनी ने हरा दिया, ठीक है। सूरत के पास पोर्तुगीज़ में समुद्र के अंदर वहाँ पे एक लड़ाई हुई और इन दोनों ने इनको 1612 में पोर्तुगीज़ को ही हरा दिया, जो कि सबसे पहले इंडिया में आए थे। और इन लोग के पास बहुत सारी पावर भी थी, मगर ब्रिटिश पावर के आगे उनका कोई राज नहीं, मतलब कोई चैलेंज ही नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश बहुत सुपीरियर थे अपने इक्विपमेंट के साथ। उनकी जो मशीनें थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनको बहुत ज़माने में उनके जो आर्मी थी, गन्स वगैरह थी, बहुत एडवांस थी, ठीक है। सो पोर्तुगीज़ को उनने समुद्र में हरा दिया, जिससे उसको पूरे इंडिया में नाम हो गया कि अच्छा, जब राजा जहांगीर थे उनको पता लगा कि अच्छा इनने समुद्र में एक युद्ध लड़के हराया, तो जहांगीर ने इनको बहुत इज्जत दी, जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में समुद्र में कोई वॉर को जीतना, ठीक है। सो उस ज़माने में कौन था राजा? जहांगीर था, ठीक है, अकबर का बेटा जहांगीर। सो जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी सूरत में सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए 1613 में, ठीक है। और उसके बाद 2 साल बाद ब्रिटिश ने अपना एक अम्बेसडर भेजा मुगल के कोर्ट में, जिसका नाम था सर थॉमस रोई। मैनेज टू ऑब्टेन राइट टू ट्रेड इन गुजरात। फिर इनने परमिशन मांग ली जहांगीर से कि हम लोग गुजरात में व्यापार कर सकें। अब क्या था, जहांगीर जो था ये बहुत ज़्यादा
मतलब हर एक मतलब अच्छा आदमी नहीं था। पहली बात तो ये बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था, उनमें से एक थी अल्कोहल। तो अल्कोहल की एक्टिविटीज़ में इतना इंडल्ज था कि इसको उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता था। तो ब्रिटिश लोग जब आए तो अपने साथ में खूब सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अल्कोहल लाए और उसको गिफ्ट करा, जिससे ये अंग्रेज़ों से खुश हो गया और जहांगीर ने बहुत सारे इनको परमिशन ऐसे ही दे दिए। ठीक है। सो जहांगीर ग्रांटेड देम परमिशन टू ट्रेड इन हिज टेरिटरी एट सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड हुगली इन द ऑन द ईस्ट. दिस एंड अदर लोकेशन ऑन द पेनिnsula become center of international trade in spices, cotton and sugar, salt, silk and salpatre. सो इससे क्या हुआ, इनको बहुत सारी जगह परमिशन मिल गई, फिर ये साउथ में भी गए और अलग अलग जगह इनने ट्रेड करने के परमिशन लेने के बाद मसालों के, कॉटन का, शुगर का और सिल्क का इनने व्यापार करना चालू कर दिया और इसने एक बहुत बड़ा एम्पायर इंडिया में बना दिया अपना खुद का, परमिशन ले लेके राजाओं से। अब आपको आगे पता लगेगा, इन्हें परमिशन ले लेके राजा लोगों का पता लगा, राजा लोगों से ही राज ले लिया उनका। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं इसके बाद सबसे आखिरी में कौन आया, द फ्रेंच लोग आए। ठीक है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस इन 1664. सो जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब फॉर्म हुई, 1664 में फॉर्म हुई। ठीक है। सबका आपको याद करना है उनकी अपनी अपनी कंपनियाँ कब फॉर्म हुई थी और इसको परमिशन किसने दी थी, लुइस 14 ने इनको परमिशन दी थी। द फ्रेंच आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन कॉन्ट्रास्ट टू द ब्रिटिश आर्मी विच वॉज द प्राइवेट कमर्शियल वेंचर ऑफ अ फ्यू मर्चेंट्स. द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट सूरत इन 1668 एंड मसौलीपट्टनम. और पौंडीचेरी विच लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरी इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1673. सो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप जानते हैं, उसको छोटे छोटे व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी। यहाँ पे अलग था, जो फ्रांस था या जब फ्रेंच लोगों ने इंडिया पे अटैक किया था तो ये लोग की जो कंपनी आई थी इंडिया में, अटैक नहीं करा था, इन लोगों ने इंडिया में आके धीरे धीरे कब्जा किया था। पहले तो व्यापार करने के नाम से आते थे तो सब सोचते थे क्या बुरा होगा, फिर ये धीरे धीरे हथियार लेके आते थे और ये अपनी जगह को बोलते थे, राजा से बोलते थे हमारी जगह पे खतरा है, हमारी फैक्ट्रियों पे खतरा है, तो हमको उसको सेफ्टी करने के लिए हमको हथियार रखने दो। तो राजा बोलता था रख लो, हथियार रख लो। तो धीरे धीरे वो लोग इतने हथियार रख लेते कि राजा से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। वैसे ही ये लोग इंडिया आते थे। तो जैसे कि फ्रेंच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये जो कंपनी है ये कुछ मर्चेंट लोग चलाते थे। फ्रांस की कंपनी जो थी ये यहाँ के राजा के अंडर थी। ठीक है। ये भी सूरत में आए, इनने सूरत में भी एस्टैब्लिश करी अपनी फैक्ट्री और कहाँ करी, फिर मसौलीपट्टनम में करी। ठीक है। फिर धीरे धीरे पौंडीचेरी को अपना कैपिटल बना दिया इनने और इसको कब फाउंड किया था इनने पौंडीचेरी को, 1673 में। ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ी राइवलरी हुई भाई, दो बहुत बड़े बड़े पावर अब इंडिया में आ चुके थे, एक था ब्रिटिश और दूसरा था फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच। तो फ्रेंच और इनकी अब क्या हुआ, 4 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, कर्नाटिक वॉर हुए। तो इन किस किस के बीच में हुआ, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड ट्रेड वॉर। तो डिफरेंट इसमें 4 वॉर हुए। पहला फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, सॉरी थर्ड 3 वॉर ही हुए थे। ठीक है, फ्रांस के जो थे। तो ये 3 वॉर हुए और इससे इन दोनों का पता लगेगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अपन पढ़ते हैं द कर्नाटिक वॉर। द कर्नाटिक वॉज अ स्टेट रूल्ड बाय द नवाब अंडर द निज़ाम with its capital at Arcot. The Nawab ruled independently. Tanjore was the Maratha Jagir, while Madurai and Tiruchirappalli were both under the Nawab of Carnatic. Mysore was the Hindu kingdom under the Maratha. In order to extend their territory, the Maratha attacked Carnatic and killed its Nawab, Dost Ali. There were 2 claimants, his son Safdar Ali and son-in-law Chanda Sahib. Safdar Ali became Nawab at Arcot and Chanda Sahib at Tiruchirappalli. Safdar Ali was stabbed to death in 1732 and Chanda Sahib was attacked and imprisoned by the Maratha. The Nizam appointed Anwar Uddin as the guardian of the minor son of Safdar Ali. Anwar killed the minor prince and became the Nawab. So क्या हुआ, एक कर्नाटिक वॉर हुआ। कर्नाटिक क्या था, कर्नाटिक एक जगह है जो कि नवाब के अंदर थी उस ज़माने में। कर्नाटिक आप देखोगे तो अपन जो इस साइड का जो एरिया होता है इसको अपन कर्नाटिक कह सकते हैं। ठीक है। सो कर्नाटिक जो एरिया था इसकी जो ये किसके अंडर था उस ज़माने में, नवाब के अंडर था। नवाब कहाँ का, निज़ाम, जिसका नाम था निज़ाम। ठीक है। और इसकी कैपिटल कहाँ थी, आरकोट में थी। ठीक है। इसको नवाब इंडिपेंडेंटली रूल करता था और मुग़लों को इसका कुछ मतलब, मुग़ल लोग के आज़ाद कर लिया था इनने, अपने आप को मुग़लों से अलग कर लिया था और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। ठीक है। और तंजौर जो था यहाँ पे मराठा की जागीर थी, इसी के पास में तंजौर है जो मराठा की जागीर थी। और मदुरा और तिरुचिरापल्ली ये सब नवाब के उसमें आता था, नवाब ऑफ
कर्नाटक के अंडर में आता था ये वाला एरिया। और जो मैसूर का जो एरिया था वो एक हिंदू राजा के अंडर था जो कि मराठा था। ठीक है, अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी, अब क्या हुआ, एक दूसरे को अपनी टेरिटरी आगे बढ़ानी थी। मराठा ने क्या किया, कर्नाटक पे हमला कर दिया और वहाँ का जो नवाब था दोस्त अली उसको बाहर डाला। ठीक है, किसने, मराठा ने वहाँ के नवाब को मार डाला, दोस्त अली को। ठीक है, अब क्या हुआ, दोस्त अली ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ पे दोस्त अली के दो बेटे थे, सफदर अली और एक था सन इन लॉ, मतलब उसके बेटी का जो हस्बैंड था। ठीक है, तो सन इन लॉ था, एक सन था, तो सफदर अली उनका बेटा था और ये उनका दामाद था चंदा साहिब। तो अब क्या हुआ, इन दोनों को अलग अलग जगह मिल गई। सफदर अली ने क्या किया, सफदर अली ने किस एरिया को ले लिया, सफदर अली ने नवाब ऑफ आरकोट बन गया और चंदा साहिब कहाँ का बन गया, तिरुचिरापल्ली का बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सफदर अली को 1742 में, यहाँ पे देखो, सफदर अली को 1742 में, और चंदा साहिब पे भी हमला हुआ, कब, 1742 में, और सफदर अली पे तो हमला करके उसको मार दिया गया, उसको चाकू से खोप के, मतलब स्टैब टू डेथ, मतलब चाकू से उसको गड़ा के उसको मार दिया गया, और चंदा साहिब पे अटैक करके और उसको बंदी बना दिया मराठाओं ने। ठीक है, इसके बाद क्या किया, निज़ाम जो था उस ज़माने का, उसने क्या किया, अपना एक गार्डियन भेजा, क्योंकि अब क्या था, सफदर अली का बेटा था, वो छोटा था, तो उस ज़माने में ऐसे ही होता था कि अब छोटा बेटा है तो वो राज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र कम है, तो उसको एक क्या करते थे, एक गार्डियन रख लेते थे जो कि उसको एक पीछे से मार्गदर्शन करता रहता था, और वही राज होता था, राजा मतलब वही राज करता था, मगर नाम होता था वो बच्चे का। तो निज़ाम ने क्या किया, अनवर उद्दीन को उसका एक गार्डियन बना के रख दिया। अब अनवर ने क्या किया, इसी बच्चे को मार के अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अपने इसको मार के उसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच बोथ सॉट पॉलिटिकल पावर एज दे फाउंड द मुगल एम्परर वीक इनफ टू चैलेंज सक्सेसफुली द टू कंट्री वेयर ट्रेडिशनली राइवल एंड दस दे वेयर इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू कंपनीज. This resulted, the result was a war between them which lasted for about 20 years. Two long war was fought in a Carnatic region in South India because both the companies had important possession in what they in that part. They wanted to occupy this land. This war was collectively known as Carnatic land. अब क्या हुआ, नादिर शाह ने क्या किया था, मुगल एम्पायर पे हमला कर लिया था। नादिर शाह कहाँ का था, इराक से आया था, ईरान से आया था, अफ़गानिस्तान से आया था, और इंडिया पे हमला कर दिया था क्योंकि इंडिया के नवाब लोगों के पास अब दम नहीं बची थी। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश और फ्रेंच ने क्या किया, जैसे ही यहाँ से निकला और इसने बोला कि अब जगह लूटनी चालू कर दो, तो अब इनने जगह जगह पे अपनी अपनी अपना अपना एरिया इनने कब्ज़ा कर लिया। कहीं पे ब्रिटिश ने कर लिया, कहीं पे फ्रांस ने कर दिया। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होने लगी कि अब जगह तुम यहाँ पे हमला कर रहे हो, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। तो इन लोगों ने ऐसे कोई भी समझौता नहीं करा, अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई आपस में। ठीक है, जो कि कुछ 20 साल तक चली इनकी लड़ाइयाँ। ठीक है, तो इनमें से कुछ वॉर के बारे में अपन पढ़ते हैं और इससे क्या हुआ, इनके यहाँ बहुत नुकसान भी हुआ। तो अपन देखते हैं इस वॉर के बारे में। तो सबसे पहला वॉर क्या था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ऑफ 1746 टू 1748। ठीक है, सो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1740 अ वॉर नोन एज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप। In this war, England and France took opposite side. This naturally resulted in war between the British and French trading company in India, a war known as First Carnatic War. In the event that followed, Dupleix, the French governor of Pondicherry, captured Fort St. George in Madras in 1746. So क्या हुआ, 1740 में यूरोप के देश में एक ऑस्ट्रिया में एक वॉर हुआ। ठीक है, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं हुआ था ये वॉर, इसका एक वॉर हुआ था कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया करके एक यूरोप में जगह है, वहाँ पे क्या हुआ है, एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब अब गद्दी पे कौन बैठेगा, तो इसलिए अपने बच्चे लोग ही, राजा के बच्चे लोग ही लड़ाई लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। सो इसमें क्या हुआ, एक ऐसे दो गद्दी में बैठने के लिए लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरफ इंग्लिश हो गया, एक तरफ फ्रांस हो गया। ठीक है, तो उसी लड़ाई को कंटिन्यू कर करके इंडिया में इनकी ट्रेडिंग कंपनी भी आपस में लड़ने लगी। ठीक है, और इनकी ट्रेडिंग कंपनियां जब लड़ने लगी तो उसको अपन ने नाम दिया कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, क्योंकि कहाँ लड़ा गया था, कर्नाटक में लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में जो अब जो इवेंट देखेंगे अपन, इंडिया में क्या हुआ इससे, तो डुप्लिक्स जो था वो यहाँ पे गवर्नर था। ठीक है, पौंडीचेरी में डुप्लिक्स था, ये फ्रांस का गवर्नर था पौंडीचेरी में। इसने क्या किया, ब्रिटिश का सेंट फोर्ट कैप्चर कर दिया मद्रास में।
ठीक है 1746 में। अब ब्रिटिश ट्राई टू रीच कैप्चर इट बट फेल टू डू सो। अब ब्रिटिश ने वापस उसमें कब्जा करने की कोशिश करी मगर फेल हो गया। मीनवाइल द ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड इन 1748। मगर क्या हुआ, जो यूरोप में लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म हो गई, तो वहाँ पे उनने एक ट्रीटी साइन कर ली, इग्जला चापले, ठीक है, ये एक ट्रीटी साइन कर ली उनने। और इसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट वॉर ख़त्म हो गया, जो फर्स्ट वॉर था ये ख़त्म हो गया यहीं पे ही, क्योंकि जो लड़ाई यहाँ से यूरोप से शुरू होती, यूरोप में वो लड़ाई ख़त्म हो गई, तो इन दोनों ने भी एक ट्रीटी साइन कर ली, मतलब एक समझौता साइन कर लिया। इसका नाम क्या था, ऑक्सला चापले। सो इस वॉर को चापल, ऑक्सला चापल, और इसके तहत इनने क्या किया, मद्रास को वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इस ट्रीटी में ये लिखा था कि मद्रास को हम वापस सौंप देंगे और अपनी अपनी जगह को वापस रख लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, the war raised the prestige of Dupleix because apart from seizing Fort St. George, he also defeated Nawab Anwaruddin of Arcot. It so happened that when Dupleix captured Madras, the French naval commander returned it to the British for a bribe. Now Dupleix sought to help of Anwaruddin, the Nawab of Carnatic, and promised to hand over Madras to him if he helped Dupleix to capture it. The Nawab helped Dupleix, but Dupleix failed to keep his promise because under the provision of the Treaty of Oxlade-Chapel, Madras was to be returned to the British. In the battle near Adyar in Madras, the delusioned Anwaruddin fought with Dupleix but was defeated. अब क्या हुआ कि यहाँ पे इज्जत बढ़ गई डुप्लेक्स की बहुत ज़्यादा। ये डुप्लेक्स जो था, जो कि पोर्तुगीज़ का था, फ्रेंच का था, अब इसकी इज्जत बहुत बढ़ गई क्योंकि इसने सेंट जॉर्ज फोर्ट था, इस पर कब्ज़ा किया था, जो कि ब्रिटिश लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ था। सो इसने क्या किया था, नवाब को, जो आरकोट के राजा थे अनवरुद्दीन, उसको भी उसने हरा दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि जब ये डुप्लेक्स यहाँ पे हमला कब्ज़ा करने जा रहा था सेंट फोर्ट पे, तो यहाँ की जो नेवल फोर्स थी, इनकी जो समुद्री फोर्स थी, इन लोगों ने रिश्वत लेके अंग्रेज़ों से मद्रास को आज़ाद कर दिया। मगर इसने क्या किया कि इसने एक समझौता कर लिया अनवरुद्दीन से। इसने बोला, यदि तुमने मुझे वापस से हम यहाँ पे सेंट जॉर्ज पे हमला करने दिया और कैप्चर करने दिया, तुमने मेरी मदद करी, तो मैं तुमको आखिरी में मद्रास तुमको पूरा दे दूँगा। ये सुन के नवाब ने डुप्लेक्स की मदद करी, बट डुप्लेक्स ने अपना वादा निभाने से मना कर दिया क्योंकि उसने एक ट्रीटी साइन करी थी, जो कि एक्सला चापल, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश को ये जगह वापस करनी पड़ी और इसके वजह से क्या हुआ, एक छोटी सी बैटल हुई, कहाँ पे, अडियार इन मद्रास। इसमें क्या हुआ, अनवरुद्दीन ने डुप्लेक्स से लड़ाई लड़ी और डुप्लेक्स ने उसको हरा दिया। तो ये फर्स्ट वॉर है। अपन सेकंड, थर्ड और इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको रीड करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, इसलिए आपको धीरे धीरे रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट वाला अभी आपने समझ लिया, सेकंड और थर्ड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।